गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें आज हमें पढ़ना है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पहले हम लोगों ने भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ये संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक है, जिसमें 35 साल में जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका संग्रह दिया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और 1 से 2 बार आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? यूनानी थे। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो कौन था? स्टेटो सेकंड था। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो कौन है? वो है विम कड़विस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? पुरु। इसे हम पोरस के नाम से भी जानते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने, आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। कहाँ पर किया था? मत्संग में। विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। किसने अपने प्रदेशों को चंद्रगुप्त को सौंप दिया था? वो थे सेल्यूकस निकेटर थे। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम क्या था? शक शासक था। सिकंदर ने हाइडेस्पेसिस के युद्ध में किसको हराया था? तो पोरस को हराया था। किसमें? हाइडेस्पेसिस के युद्ध में। प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? 458 ईस्वी में हुआ था। किसने राजा हॉन होती से युद्ध किया था और जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। किसने हराया था? तो ये हराया था कनिष्क ने। किसने हराया था? कनिष्क ने हराया था। आइए आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ना है संगम युग, चेर, चोल, पांड्य। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? तो ये है मलयालम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छादनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पल्ली छादनम। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तमिल भाषा में हुई थी। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे हम साला भोग कहते हैं। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो चोल वंश ने। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर किसने शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो ये पांड्यों ने किया था। किसने? पांड्यों। पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान किसे माना जाता है? तो करिकाल को सबसे महान माना जाता है पूर्व चोल राजाओं में से। कौन से चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो ये थे पुलिकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलिकेशिन द्वितीय, जिसने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो इन्होंने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है व्याकरण पे। तोलकप्पियम किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कौन है? कुराल। कुराल क्या है? ये तमिल ग्रंथ है। इसे हम लघु वेद के नाम से जानते हैं। सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम का लेखक कौन है? इलंगो है। कौन है? इलंगो है। तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। किस राज्य में गोटिपोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण माना जाता है? तो ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव के बारे में। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही हो, और अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही हो या स्लो लग रही हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस अकॉर्डिंग सुधार कर लूँगी उसमें। वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था, कौन सा मंदिर था? ये था गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार। इसे क्या? चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, वो कौन थे? ये थे चोल। क्या करते थे? अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर देते थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, वो कौन था? वो थे चोल थे। चोल संगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजा राम प्रथम ने। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो ये कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग में फैला था। किसका? चोलों का राज्य। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो ये देखता था टोटा वारियम। टोटा वारियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी थी वतापी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वतापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां और पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो किसने विजय प्राप्त की थी? राज प्रथम ने। किसने? राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्य में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया है, वो कौन थे? ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग ने क्या किया था? चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था। किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो ये थे चालुक्य के काल में। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 वर्ष होगा। कितना होगा? 634 वर्ष। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते हैं पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनकी उपाधि क्या थी? राजसिंह थी। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना है राजा राज के शासन काल में। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम क्या है? होयसल साम्राज्य की राजधानी है। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे।
पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? तो ये चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक कौन था? तो ये थे चालुक्य थे। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। किसकी? पल्लव थे जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और इनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन थे? वो थे महेंद्र वर्मन। चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। किसने? राजा राज ने। चोल राजा ने। राजा राज चोल वंश के राजा थे। इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, कहाँ पर स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? शिवपाद शेखर की। ये थे राज राजा प्रथम। कौन थे? राज राजा प्रथम। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था। किसके अधीन था? राष्ट्रकूट। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? ये बैठे थे 985 ईसा पूर्व में बैठे थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता है हिरण्यगर्भ। क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ कहा जाता है। चोल प्रशासन में सभा गांवों की सदन होती थी। क्या होती थी? सभा होती थी जो गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई होती थी। शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो मदुरई क्या थी? पांड्य राजाओं की राजधानी थी। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख किस राजवंश में मिलता है? तो ये चोल राजवंश में मिलता है। ऐहोल की राजधानी थी चालुक्यों की। ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ये चालुक्यों की राजधानी थी। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक शासक के दरबारी कवि थे। किसके थे? चालुक शासक के दरबारी कवि। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो ये किसने किया था? चोल ने किया था। किसने? चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किस विजयालय ने की थी? किसने की थी? चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने। विक्रमादित्य जो 6 नंबर के थे उनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने अपनी जीवनी लिखी थी। चालुक्य राजवंश के शासक थे। कहाँ थे? वो थे चालुक्य वंश के शासक। चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस राज्य में है? तो कर्नाटक भारतीय राज्य में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और किस राजा के दरबार के मंत्री थे? तो ये चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो ये काकतीय। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। बदामी किस राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो ये चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? बदामी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? तो वो थे राजेंद्र प्रथम। कलथू नाडु वल्लुनाड और थेक्कुरुम भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये केरल राज्य के थे। कहाँ के थे? केरल। अब हम कुछ शासक देखेंगे और उनका वर्ष जानेंगे। तो राज का वर्ष कब से कब तक था? तो 985 से 1015 ईस्वी तक था।
राजाधिराज प्रथम का 1044 से 1052 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक। विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी तक। ये इन्होंने वर्ष जो लिखा है, इतने वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया था। अब हम राजवंश देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे। तो पल्लव की राजधानी कांची है, कदम की राजधानी बनवासी है, पांड्य की राजधानी मदुरई है और काकतीय की राजधानी वरंगल है। पल्लव की राजधानी कांची, कदम की बनवासी, पांड्य की मदुरा और काकतीय की वारंगल है। अब हम कुछ राजवंश और उसकी राजधानी फिर से देखेंगे। ये है पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरई, यादव की देवगिरी, यादव की कहाँ है, देवगिरी है, और काकतीय की है वारंगल। काकतीय कहाँ है, वारंगल है। इसे आप 2 से 4 बार वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन एक भी रिपीट करेगा तो आपके गलत नहीं होंगे। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, वो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुप्त काल के बारे में। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किसने किया था, तो ये किया था फाहियान ने। वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिसेन थे, कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी, कौन थी, प्रभावती गुप्ता। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें की समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ और शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वो समुद्रगुप्त के बारे में प्रदान करता है। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था आर्यभट्ट ने। द्वितीय चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से एक है वराहमिहिर। वराहमिहिर कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता हो गया। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है, तो ये कालिदास की कृति है। प्रशस्ति में शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं, कहाँ पर, गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां कहाँ लिखी है, प्रशस्ति में लिखी है। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी थे। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त साम्राज्य को 4वीं शताब्दी का स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त का प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी, तो ये संभाली थी समुद्रगुप्त ने। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में, कहाँ पर, मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। मगध में नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। किसने किया था भारत का भ्रमण, फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितने ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था, तो ये किया था 390 ईस्वी में। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है, तो कुमारगुप्त प्रथम प्रस्तुत करते हैं।
शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। किस नरेश की? चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। शक विजेता जाना जाता है किसे? शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी, होड़ों पर विजय किसने प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। किसने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। स्वर्ण गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। 437 और 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कैसे? रेशम बुनकरों की श्रेणी के। किस तरीके के? रेशम बुनकरों की श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, तो गुप्त वंश के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग कहा जाता है। राजवंश जो हुड्डों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था वो कौन था? गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। राजस्व के दो स्रोत थे, एक थे भाग और एक था बलि। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है शाक्य। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया था? शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भास्कर को। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक कौन था? अग्निमित्र थे। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख है याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह में। किसमें? ताम्रलिप्ति बंदरगाह में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किससे संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ कहाँ से मिला है? तो ये मिला है एरण से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया है वो कौन है? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्त्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। कैसे? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से, शिलालेख के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। वाकटक वंश का सीधा संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त क्या था? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ है एक प्रांत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है, प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। 319 से 550 ईस्वी के बीच
भारत पर शासन किसने किया था? गुप्त राजवंश ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त थे। गुप्त राजवंश का पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। गुप्त शासकों में किसका नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने पर हल कर था? क्या था? हलीव कर। हलीव कर नाम का जुर्माना लगाया गया था। कब? गुप्त शासकों द्वारा लगाया गया था। प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। क्या नाम था उसका? हलीव कर था। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन थे? सुंग यून थे। कौन थे? सुंग यून। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय। हैव अ गुड डे।